चेक बाउंस के केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब आप किसी को चेक दे रहे हैं और वो बाउंस हो जाए तो आप कोई ऐसा एविडेंस कोर्ट के पास लेके आएँ जिससे आप कोर्ट को दिखा सकें कि सर उस अगली पार्टी ने यानी जो एक्यूज्ड है उसने मुझसे पैसे लिए थे। आज भी देश में इतने कई सारे केसेस हैं जहाँ पे हवा में ही केसेस चल रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं है कि आपने किससे कब पैसे लिए, क्या लिए। बस कोई एक कंप्लेंट डाल देता है कि सर इसने मेरे से 5 लाख लिए थे, 10 लाख लिए थे और इसने इसके बदले मुझे चेक दिया और ये बाउंस हो गया तो अब उसके खिलाफ केस कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को भापा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और ये बताया है किन किन कंडीशन में हम चेक बाउंस के केस को मानेंगे और किस कंडीशन में नहीं मानेंगे, और ये भी बताया है कि कौन से एविडेंस आपको दिखाने ज़रूरी हैं। तो अगर आप एक्यूज्ड हैं और आपको लगता है कि किसी ने आपके खिलाफ इस तरह का चेक बाउंस केस डाला है और अगर अगली पार्टी के पास जो कंप्लेंट है उसके बाद ऐसा एविडेंस नहीं है, तो आप इस जजमेंट को दिखा के उस सारे केसेस को ख़त्म करवा सकते हैं। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के साथ। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 138 के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। हम बात कर रहे हैं उन एविडेंस के बारे में कि जो नहीं होने पे आप उस चेक बाउंस केस को जीत सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और ऐसे कंटेंट को फॉलो करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है श्री दत्ता राय वर्सेस शरणप्पा 2024 सुप्रीम कोर्ट। नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। इस केस में परिवादी जो कंप्लेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि जो आरोपी मेरे पास आए और 2 लाख रुपए का लोन लेके गए। उन्होंने कहा कि वो मेरे मित्र थे और मेरी कोई आपस में फैमिली रिलेशन भी था, तो उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए एज ए लोन मांगे। मैंने उनको 2 लाख रुपए लोन दे दिए। जब उनको मैंने 2 लाख रुपए दे दिए, मैं उनसे पैसे मांगने गया। पहले उन्होंने आनाकानी करी, लेकिन अल्टीमेटली आरोपी ने मुझे एक 2 लाख का एक चेक दे दिया। मुझे बोला कि आप जब भी जाओगे बैंक में चेक लगाने, ये चेक एनकैश हो जाएगा और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब मैं बैंक में चेक लगाने जाता हूं तो चेक बाउंस हो जाता है। तो मुझे पता लगता है कि उस आरोपी ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। अल्टीमेटली मैं उसके को एक चेक बाउंस नोटिस भी भेजता हूं और मैं उसके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर 200 CRPC जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने होती है, वहाँ मैं वो एक कंप्लेंट दर्ज कर देता हूँ। जब कंप्लेंट दर्ज होती है, सारे गवाहों के बयान हो जाते हैं, तो ट्रायल कोर्ट इस बात को लेके फाइंडिंग पे आती है कि जो कंप्लेनेंट मेरे पास एक केस लेकर आए हैं, जो ये कह रहे हैं कि आरोपी ने मेरे साथ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी करी है और जो चेक बाउंस हुआ है, उसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस हमारे रिकॉर्ड पर नहीं आया है जिससे में हम ये मान सकें कि कंप्लेंट सही है। तो उनकी उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देते हैं और आरोपी को कर देते हैं एक्विट, क्योंकि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं होता है। इस बात से एग्रीव्ड होके हाई कोर्ट पहुंचते हैं कंप्लेनेंट। वो ये बोलते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने गलत ऑर्डर पास किया, मेरे पास पूरा एविडेंस था और जब अगले ने 2 लाख का चेक दिया है तो कोर्ट को मानना चाहिए कि अगले ने 2 लाख का चेक दिया है, तो फिर एक्विट क्यों किया। लेकिन हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट की उस फाइंडिंग को कंफर्म करता है, बरकरार रखता है और उसको आरोपी को एक्विट कर देता है। अब अल्टीमेटली कंप्लेंट पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो ये कहते हैं कि आरोपी ने मुझे 2 लाख रुपए का चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, उसके लिए मेरे पास बैंक का एविडेंस है। जब चेक बाउंस हो गया, 2 लाख रुपए का साफ मुझे दिख रहा है कि उसने धोखाधड़ी करी है और सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसी प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है कि जब कोई आरोपी ये मान ले कि उसने चेक पे साइन किया है तो ये एडमिटेड पोजीशन है कि वो लीगल लायबिलिटी के लिए चेक दिया होगा। तो जब सारे प्रिजम्पशन मेरे फेवर में है तो उसका एक्विटल कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और चेक बाउंस के लैंडमार्क जजमेंट को देते हुए कई सारी बातों को डिस्कस किया। चेक बाउंस के केसेस को डिस्कस करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सबसे पहले तो हमें 2 सेक्शंस देखने पड़ेंगे, सेक्शन 118 ऑफ NI एक्ट और सेक्शन 139 ऑफ NI एक्ट कि दोनों सेक्शन प्रिजम्पशंस के बारे में है। ये कहते हैं सेक्शन कि अगर आपने किसी को चेक दिया है तो ये माना जाएगा और उस पर आपके साइन है, तो ये माना जाएगा कि आपने चेक जो प्रॉपर एक लीगल डेब्ट थी या लीगल लायबिलिटी थी उसके लिए दिए थे। अब प्रिजम्पशन आरोपी पे है, उसको कोर्ट को ये दिखाना पड़ेगा कि क्यों चेक बाउंस केस में उसको रिलीफ दी जाए। यानी जनरल अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो जो केस लेकर आता है उसको प्रूव करना होता है कि उसके साथ गलत हुआ, लेकिन चेक बाउंस केस में सेक्शन 118 और 139 को अगर आप जॉइंटली पढ़ें तो वो इस बात को कहते हैं कि प्रिजम्पशन उल्टा है। प्रिजम्पशन यहाँ पे आरोपी को दिखाना पड़ेगा कि उसने गलती नहीं की, उसका चेक बाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि द मोमेंट कंप्लेनेंट एक केस लेकर आता है कोर्ट के पास जहां वो कहता है कि मेरे साथ ये देखिए मुझे चेक दिया, वो चेक बाउंस हुआ है, तो आरोपी को प्रूव करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो डाउट ये लॉ है, लेकिन इसका रिबटल भी हो सकता है। प्रिजम्पशन का रिबटल यानी अगर आरोपी किसी न किसी एविडेंस से दिखा दे या वो कुछ ऐसी बात प्रूव कर दे जिससे कोर्ट को लग जाए कि यस
जो कंप्लेंट बात कर रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, यानी अगर ट्रायल कोर्ट को उसमें डाउट आ जाए तो उस प्रेजम्पशन का रिबेटल किया जा सकता है। साथ ही साथ ऑनरेबल कोर्ट ने सेक्शन 140 ऑफ एनी एक्ट को भी देखा, जहां ये साफ लिख रखा है कि चेक बाउंस केसेस में मेंस रिया यानी जो मेंटल जो आपका इंटेंशन होता है उसको देखने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वो वक्त आ गया कि जब हमें सारी बातों को डिसाइड करना होगा, कि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पे कोई भी कंप्लेंट आके कहता है कि मुझे चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया और उसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है। लेकिन जब आप इतना बड़ा अमाउंट किसी से आप उधार देते हैं तो क्या आप अपने उसके इनकम टैक्स रिटर्न में एंट्री नहीं करेंगे? क्या आप अपने फाइनेंशियल ईयर में जो आप रिटर्न भरते हैं उसमें कहीं शो नहीं करेंगे, या कोई आप ऐसा एविडेंस नहीं रखेंगे अपने पास जिससे शो हो सके कि आपने उसको रुपये उधार दिए? सुप्रीम कोर्ट ने 3 रीजनिंग दी और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को बरकरार रखा और उस आरोपी को यहां से भी एक्विटल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 बड़ी बातें। पहली बात, जो कंप्लेनेंट है उनके बयानों में विरोधाभास है, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट। एक तरफ जो कंप्लेनेंट हैं वो ये कहते हैं कि साहब ये जो पैसे मैंने इनको दिए थे एज ए लोन दिया था, वहीं वो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो वो कहते हैं कि सर मैंने तो एज ए सिक्योरिटी पर्पस दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसका मतलब आपकी बात में गड़बड़ है और आप दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका मतलब प्रेजम्पशन को रिबेटल हो चुका है और हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। सेकंड जो रीजनिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी और वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग है वो है इनकम टैक्स रिटर्न को लेके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बात कहती है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है या नहीं 2 लाख रुपए देने की, वो डिसाइड होता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से। कि आपकी कोई इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं है, ऐसी कोई रिकॉर्ड पे ही नहीं है जो ये शो कर सके कि आपकी कोई कैपेसिटी थी कि आप किसी को 2 लाख रुपए दो। अब फॉर एग्जांपल मैं सपोज कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहा हूँ और मैं किसी को बोलता हूँ कि सर मैंने किसी को 1 करोड़ रुपए दिए, उसने मुझे चेक दिया और वो बाउंस हो गया, तो कोर्ट मुझसे नहीं पूछेगी कि पहले ये तो बताओ कि आपके पास 1 करोड़ रुपए आए कहाँ से, आपकी क्या कैपेसिटी है या नहीं है। सेम रीजनिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में अप्लाई की। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे ये बात पता लगती है कि जब भी आपका कोई चेक बाउंस का केस चल रहा है और अगर अगला पर्सन आपको इस तरह का क्लेम लेकर आ रहा है, अगला पर्सन आपके खिलाफ कि सर उसने आपको इतने लाख या इतने करोड़ रुपए दिए और आपको लगता है कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो आप उसकी इनकम टैक्स रिटर्न को रिकॉर्ड पे मंगाओ और उससे जब क्रॉस एग्जामिनेशन करो तो कोर्ट को ये बताने की कोशिश करो कि सर ये देखो इनकम टैक्स रिटर्न में इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है। सपोज जो आदमी 2-5 लाख का अगर इनकम टैक्स भरता है और वो 2-4 करोड़ रुपये मुझे कैसे दे सकता है, ये एक एग्जांपल है। तो आपको उसकी इनकम टैक्स रिटर्न को रिकॉर्ड पे लाके आप उससे क्रॉस कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर में कहा। तीसरी और जो और इम्पोर्टेंट बात कि आप ये कह रहे हैं कि आपने उसको 2 लाख दिए, कोई ऐसा एविडेंस दिखा दो या किसी के सामने दिए हों या कोई भी ऐसा एक एविडेंस जिससे हम मान सके कि आपने उसको 2 लाख दिए। सिर्फ आपके कहने से नहीं होता है। यानी अगर आप कंप्लेनेंट हैं और आप किसी को पैसे देना चाहते हैं तो ये भी मैं आपको बता दूं कंप्लेनेंट की साइड से कि हमेशा रिकॉर्ड करें कि आप ये पेमेंट क्यों दे रहे हैं। उसके लिए आप हो सकता है तो वीडियो बना लें या आप ईमेल एक्सचेंज कर लें, उससे आप रिप्लाई मंगा लें ईमेल पे कि मैंने आपको इतना पैसे दिए हैं इस पर्पज़ के लिए। जब आप चेक दें तो उसके पीछे लिख दें किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, या अगर हो सके तो जितना भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं उसकी ऑनलाइन एंट्री शो करें RTGS NEFT की कि देखिए मैंने इसको इस खाते की पेमेंट दिया था। तो ये कंप्लेंट साइड से हैं। लेकिन अगर आप एक्यूज साइड से हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर अगले पर्सन ने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिखाया है कोर्ट में, वो सिर्फ एक रैंडम हवा में अमाउंट बोल रहा है, तो आप उसकी इनकम टैक्स रिटर्न को बुला के उससे क्रॉस कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट में कहती है कि अगर आप उसके पास कोई एविडेंस नहीं है जो ये शो करेगी उसने मुझे पैसे दिए, तो आपको मुझे बेनिफिट देना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके चेक बाउंस केस में काम आ सकती है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए और इन 3 ग्राउंड्स पे उस एक्यूज को एक्विटल किया। ये वीडियो बहुत काम आएगा, इसलिए आपके दोस्त या परिजनों में जिसके चेक बाउंस केस चल रहा है उसको वीडियो भेज दो। फिर भी कोई समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर हम आपको एक क्लिक पर ओपिनियन दे सकते हैं। और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें लीगल शॉर्ट्स, सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।